नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए और उसमें 3 राज्यों में जो हिंदी प्रदेश हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना रही और मिज़ोरम में वहाँ की जो लोकल पार्टी थी उसकी है। लेकिन इन चुनावों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जब आए थे या ओपिनियन पोल जो आ रहे थे उसमें अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि किस तरीके के परिणाम आ सकते। परिणाम जब आए तो उसके बाद तस्वीर काफ़ी बदली हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत इन राज्यों में हुई है। छत्तीसगढ़ में तो इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि किसी ने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया था। मध्य प्रदेश में बड़ी विक्ट्री हुई है और 8-9% के वोट परसेंट का गेन हुआ है वोटों का। तो अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इन चुनावों से क्या लेसन मिला किसी को, या इस विक्ट्री के लिए क्या फार्मूले अपनाए गए किस तरीके से चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस इसमें एक बहुत बड़ी दावेदार थी। लेकिन तीनों राज्यों से कांग्रेस बाहर है। 2 राज्यों में तो उनकी सरकार गई है, एक राज्य में बीजेपी ने अपनी सरकार को रिटेन किया है। तेलंगाना में जाए तो बीआरएस जो बहुत मजबूत मानी जाती थी उसको कांग्रेस ने रिप्लेस किया है। क्या एक कोई विनिंग फार्मूला यहाँ पे चला, या बीजेपी ने कैसे माइक्रो मैनेजमेंट किया, कांग्रेस से कहाँ चूक हो गई, क्या गड़बड़ करी उन्होंने जिसकी वजह से इतनी खराब हार देखने को उनको मिली, इन सब पे बातचीत करेंगे। और इस चुनाव को अगर हम इस चुनाव से संकेत लें कि 2024 में क्या तस्वीर बनने वाली है, किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी, उसको भी समझना ज़रूरी, क्योंकि अब समय कहाँ रह गया। फरवरी में हमारे ख्याल में चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा लोकसभा की, और अप्रैल मई में चुनाव और नई सरकार आएगी। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस को सेंटर में रख के बनाया गया था, उसके तमाम नेताओं के बीच में आप जिसको कहते हैं कि सब्र का बांध टूट रहा है, बयानबाजी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जनता दल यूनाइटेड, सीपीएम, सीपीआई सब अपने अपने तरीके से अब कांग्रेस को सुना रहे हैं, जिसको ताना मार रहे हैं कि वो चुनाव के समय किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी को आज समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब डस्ट सेटल हो गई है। जो चुनाव के दिन, परिणाम के दिन या सब के दिन जो एक इमोशनल बायस होता है वो अब निकल चुका है। अब ठंडे दिमाग से इन चुनावों को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या, इस पर बातचीत करें। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उसमें CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेफोलॉजिस्ट हैं, खुद भी इन्होंने सर्वे किया था, उसको समझेंगे। द सूत्र के चीफ एडिटर आनंद पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इन्होंने भी अपना एक सर्वे किया और बहुत सारी चीज़ों को समझा। हर्षवर्धन त्रिपाठी और राहुल महाजन, 2 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वो ह्यूमन बायस निकल गया, वो तेजक बयानबाजी, भाषण या इमोशनल कनेक्ट के साथ जो एनालिसिस लोग करते हैं, अब उससे अलग हटके थोड़ा सा संजीदगी से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या। संजय जी, बड़ा बेसिक से सवाल से मैं आपसे समझता हूँ, फिर धीरे धीरे और डीप सवाल लेंगे। अभी खास तौर पर हम हिंदी राज्यों पे ज़्यादा चर्चा करना चाहते हैं। इसमें बीजेपी का विनिंग फार्मूला क्या था जो इतनी बड़ी विक्ट्री आई और जिसको गेज करना बड़ा मुश्किल था? मुझे लगता है जो सबसे बड़ा विनिंग फार्मूला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। हम सबको पता है कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में किसी को भी चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के चुनाव के कैंपेन को आप याद करें तो वो भी एक गाना, या आप कहें कि बीजेपी की तरफ से कैंपेन का स्लोगन चल रहा था कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार का चुनाव बीजेपी के नजरिए से कितना प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित था। कह सकते हैं मोदी सेंट्रिक था, और काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे नहीं किया, उधर रमन सिंह का नाम की घोषणा नहीं की गई। इन सब के बावजूद अगर बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो सबसे बड़ा फैक्टर तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनकी एबिलिटी बीजेपी के लिए जो वोट लाने की है, वही सबसे बड़ा कारण है। संजय जी, इसको थोड़ा मुझे समझाइए कि मोदी का चेहरा का मतलब क्या है? क्या है ऐसा जो उनके चेहरे के नाम सामने फिर सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं? जब हम मोदी के चेहरे की बात करते हैं तो चेहरे का मतलब ये नहीं है कि एक पोस्टर लगा दिया और उनमें उनका चेहरा है और उसको देख के लोग वोट दे रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मोदी के चेहरे पे वोट दिया लोगों ने,
तो लोग देखते हैं कि आखिर इस पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है। भले ही कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है और कोई एबीसीडी कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर पार्टी की जीत हुई तो, लेकिन उनका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना है, उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी हुए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार किसी राज्य में है तो सरकार कायदे से चले, जो वादे किए गए थे लोगों के लिए वो पूरा हो। तो ये एक भरोसा है। तो जब चेहरे की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भरोसा जो लोग दिखाते हैं, जताते हैं, और उस भरोसे का अर्थ है कि वोट वाले दिन ईवीएम पर जाके कमल का बटन दबाया उन्होंने। तो लोग ये कहते हैं, लोग क्या मतलब बीजेपी वाले ही कहते हैं कि जहां बाकी लोगों के आश्वासन खत्म होते हैं वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। अब तो आजकल वो खुलेआम ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है ये। क्या लोगों का भरोसा इतना ज़्यादा हो गया है अब कि दूसरा आदमी कुछ भी कहे, सिटिंग गवर्नमेंट कितने सारे ऑफर दे, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं। तो मोदी जी की जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो बहुत बड़ी है, उसके सामने हथियार काम नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि और इस वक्त एकदम पीक पर है मुझे लगता है। ये जरूर है कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के बाद ये चर्चाएं गर्म हो गई थी कि भाई अब प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा नहीं, और खासकर ये भी चर्चा गर्म हो गई थी कि लोकसभा में भले ही चल जाए, विधानसभा में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। और मतलब गिनती होने लगी थी कि 2019 के बाद या 14 के बाद इतने चुनाव हैं जो बीजेपी हार गई, इतने चुनाव बीजेपी जीत गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर इन चुनाव में बीजेपी हार भी जाती तो कुछ ऐसे तथ्य है हमारे पास मतलब हमारे सर्वे के द्वारा, जिसके आधार पर मैंने कहा था पहले भी कि अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो भी इस बात की पुष्टि होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया, और अगर उनका चेहरा नहीं होता तो शायद और बुरी तरह से हार होती, जिसकी चर्चा कर्नाटक में होती है। कहते हैं लोग कर्नाटक में क्यों नहीं जीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी का जब जादू चल रहा था, जादू चला कर्नाटक में भी, लेकिन चूंकि पार्टी का जनाधार इतना नीचे गिर गया था, लगभग इन राज्यों में, जहां 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में हमारे अपने सर्वेक्षणों के अनुमान से ये दिखाई पड़ता है कि 20% बीजेपी के वोटरों ने बीजेपी को इसी के लिए वोट दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कहने का मतलब सरल शब्दों में अगर कहें, अगर बीजेपी को 100 वोट आए हैं तो उसमें 80 वोट पार्टी का है और 20 वोट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो इतना भरोसा है, इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब प्रॉमिस भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि उसमें भरोसा है, और रूलिंग पार्टी जब स्कीम्स लाती भी है तो उन्हें लगता है कि पता नहीं ये स्कीम मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इसका फायदा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये दुविधा रहती है लोगों के मन में, और जिसका नतीजा चुनाव में के नतीजे साफ दिखा रहे हैं, साफ बता रहे हैं। करेक्ट। तो 20% मोदी प्रीमियम काम कर रहा था इन राज्यों में। बिल्कुल जी, अभी आता हूँ दोबारा, भी बहुत सारे सवाल हैं हम लोगों के मन में। हर्षवर्धन जी, जब भी बीजेपी कोई चुनाव लड़ने जाती है तो कुछ वो ऐसा करती है जिससे एकदम से खलबली मचती, जैसे उन्होंने राजस्थान में किया कि सारे बड़े नेताओं को दरकिनार। वसुंधरा जी को तो मतलब उन्होंने यहाँ तक कि आखिरी प्रचार तक वो ऐसा लगा कि वो साइड लाइन है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार के सामने 5-6 मंत्री और बड़े नेता उतार दिए, ऐसा लगने लगा कि पता नहीं उनको तीसरी लिस्ट में टिकट दिया। तो आम एनालिस्टों के बीच में, हम लोगों के बीच में, जनमानस में लगता है कि भाजपा इतने क्रुशियल मौके पे इतने बड़े प्रयोग क्यों करती है? क्या इस स्ट्रैटेजी को हम समझ नहीं पाते हैं? और ग्राउंड पे जब रिजल्ट आता तो लगता है ये तो कमाल हो गया साहब, 7-8-9% तक वोट परसेंट बढ़ा लेना ये आसान काम नहीं है। तो आपके हिसाब से ये जो फार्मूला था तीनों राज्यों में, वो क्या था? नीरज जी, आपने चूंकि कहा कि अब चुनाव वगैरह खत्म हो गए हैं तो हाँ, एकदम अभी वो आराम से समझदारी वाला। पार्टियों के लिए चिंता की और खुशी की बात हो सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा विश्लेषण की बात है। तीनों राज्य अलग अलग है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्य अलग अलग। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गुजरात से ज्यादा संघी है, जो गुजरात से ज्यादा भाजपाई है, जो असल मायने में हिंदुत्व की संघ की प्रयोगशाला है। जो 2003 में सरकार आई, उसके बाद ये सरकार गई नहीं,
2018 में जो सरकार गई थी वो सरकार जाने जैसी नहीं थी, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में 5 सीटों का भी बहुमत अंतर हो जाता है, वो गई। और कमाल देखिए कि शायद संयोग रहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो नहीं भी सिंधिया जी इधर आए होते, उसके बावजूद ये बहुमत इसी तरह का होता। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है वो बड़ा स्ट्रांग है। फीडबैक सिस्टम मध्य प्रदेश जैसा कम राज्यों में, ऐसा नहीं है, दूसरे राज्यों में भी संघ के प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और इस सब के ऊपर अभी जो वैल्यू एडिशन है, जिसको मैं मानता हूं कि पैन इंडिया 10% प्लस वोट एडिशन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो 10% वोट अच्छे से आए, इसके लिए जो जो गड़बड़ियां होती हैं तो बड़ी निर्ममता से उसका पालन करते हैं अमित शाह। अब वो निर्ममता किस तरह की होती है जरा सोचिए। 2018 के बाद जब दोबारा सरकार 2019 में आई तो उस वक्त वो स्थिति नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम कहते हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी सरकार उन्होंने चलाई, वो अकेले नेता हैं तीनों राज्यों में जो अपने बल पर सरकार लेकर आते रहे, इसलिए उनको वसुंधरा और रमन सिंह की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। रमन सिंह तो फिर भी सरकार लाते रहे, वसुंधरा कभी राजस्थान में अपनी सरकार ला नहीं पाई है। वो जिद्दी अकड़ वाली नेता हैं और अभी भी वो अकड़ में है, लेकिन वो अलग मसला है। शिवराज जी ने अपना व्यवहार बदला, 2018 में जो गलतियां की उसको भी दुरुस्त किया, लेकिन इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के पास फीडबैक था, अमित शाह के पास फीडबैक था कि अगर शिवराज के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में 2-2, 4-4 सीटें कट जाएंगी और हम जहां आमने सामने का मुकाबला है वहां पूरी तरह से निपट जाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, विंध्य महाकौशल है, ग्वालियर चंबल है, मालवा निमाड़ है, भोपाल है, मतलब सब अलग अलग इलाके हैं, महाकौशल है, उसमें अलग अलग नेता हैं जिनकी बड़ी ताकत है। अमित शाह ने संघ के फीडबैक पर, अपने फीडबैक पर और अलग अलग 2 सर्वे एजेंसी से कराए गए फीडबैक के आधार पर यह तय किया कि जब तक आप उस क्षेत्र को उसका एस्पिरेशनल लीडर नहीं देंगे तब तक इस बार हम चुनाव उस तरह से नहीं जीत रहे। कमाल की बात यह कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं थी। कांग्रेस को लग रहा था चूंकि 2018 में हार चुके हैं और चूंकि केंद्र और शिवराज चौहान के बीच में ठीक चल नहीं रहा है, इसलिए हमें लाभ मिल जाएगा। जनता भी उसी परसेप्शन में आ गई। जो दिल्ली में बैठे पत्रकार थे वो 65-70 सीटें दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। और यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मैं नियमित तौर पर मध्य प्रदेश आना जाना होता है, नियमित तौर पर मैं वहां चीजें देखता रहा, कभी भी किसी भी इलाके में सागर, जबलपुर, दमोह, पन्ना, खजुराहो, छतरपुर, इंदौर, उज्जैन, आगर, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं थी जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही। इस पर नरेंद्र मोदी ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है वो आदिवासियों के लिए योजना बनाना, सिकल सेल एनीमिया दूर करना, वो अलग बात है, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू का चयन किया है ये संघ के किए गए काम को ऊपर कर देता है। वो सीटें जो 2002 में भी गुजरात में या कभी नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, वो भी सीटें 2022 के गुजरात चुनाव में जीती। अब उसका परिणाम, जो भी ये आदिवासी बेल्ट है, जहां भी आदिवासी रहते हैं, वो कतार में लग के सिर्फ और सिर्फ मोदी और द्रौपदी मुर्मू के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों के नेता जातीय समीकरण को साधना, सबकी एस्पिरेशन, कलेक्टिव लीडरशिप और संघ और भाजपा के संगठन, और इस सब के ऊपर जिसको हम बार बार कहेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह। एक आदमी ब्रांड है, चमकता चेहरा है, दूसरा कभी चेहरा दिखाता ही नहीं। आप बताइए ना, बड़े सामान्य से ये सर्वे वर्वे करने वाले भी टीवी पर बैठकर बताते कि अरे हमने रणनीति बदल दी। अमित शाह के लिए कभी कोई स्टोरी, कभी कोई कहानी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये वो अमित शाह है और इसी ने पूरा का पूरा मामला बदल दिया मध्य प्रदेश में। उसकी कॉपी की गई लेकिन अलग तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अब ऐसे लाइटर नोट पे कह दूं कि टीवी चैनलों के भी असली हीरो एंकर नहीं होते, पीछे से बड़े काम करते हैं। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत मैटर नहीं इसमें नीरज जी एक, चूंकि आपने लाइटर नोट पे कहा तो मैं इसको लाइटर नोट को थोड़ा सा सीरियस करता हूं। देखिए, एंकर चेहरा होता है, एंकर के अंदर एक क्षमता होगी, जब डिबेट चल रही है तो उस वक्त कितना भी अच्छा लिखने वाला हो आपको प्रत्युत्पन्न मत नहीं दे सकता। हर्षवर्धन जी, लाइटर नोट का मतलब ये नहीं कि मैं पीछे की टीम बड़ी शानदार हो, और मैं तो, आप जानते हैं, मैं तो आपके साथ भी प्रोड्यूसर रहा हूं। नहीं सुनो तो, मैंने पर्दे के पीछे ही मैंने भूमिका निभाई है, इसलिए मैं जानता हूं आगे पीछे दोनों की अपनी भूमिका होती है। लाइटर नोट का मतलब ये नहीं कि मैं किसी एंकर के बारे में सब मतलब अपनी आलोचना कर रहा हूं कि एक्चुअली जो बड़ी स्ट्रेटजी होती है ना वो स्टेप बैक करके बनती है।
जब आप फील्ड में होते हैं तो शायद आप बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पाते हैं, इसलिए दूर से जब आप कोई जो प्रोड्यूसर हमारे होते हैं जो शो डिजाइन करते हैं वो ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। खैर एनीवे, यूं भी कह सकते हैं कि जब आपका अपना हित फंसा होगा तो आप अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। करेक्ट, वो बायस आ जाता है, निरपेक्ष होना पड़ेगा, बायस आ जाता है। यस राहुल जी, अभी दो लोगों का आपने सुना, संजय जी और हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से वो जो बारीक थ्रेड, मैं एक सवाल हमेशा सबसे पूछता हूँ, मैं आपसे दोबारा वही पूछता हूँ, हर चुनाव मुझे लगता है कि एक थ्रेड होता है जिसके इर्द गिर्द चीज़ें, जैसे एक रस्सी बंधी हो उसमें कुछ चीज़ें लटक रही इधर उधर, ये सब फ्री बीज और ये वो, एक थ्रेड है जो कोर होती है उस चुनाव की। क्या थी मध्य प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में तो आप देखिए उल्टा कर दिया एकदम, जहाँ लोग ये मान रहे थे बीजेपी लड़ भी रही कि नहीं, वहाँ उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि पता ही नहीं चला लोगों को। क्या था वहाँ पे सर? देखिए, मैं इन सब प्रदेशों को अलग अलग करके देखता हूँ। पहली बात, चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम की सब लोगों ने बात की है, बार बार उसे दोहराना शायद सही नहीं हो। लाडली बहना स्कीम की बात जो है वो धरातल पे हो रही थी, जो महिलाएं हैं वहां बात कर रही थी, उनका किसी स्कीम को लाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों बातें जो हैं वो मायने रखती हैं। अगर आप कोई स्कीम चला देंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो शायद फिर लोग जो है उसमें अगेंस्ट हो जाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को ये आपको श्रेय देना होगा कि वो एक योजना लेके आए और उन्होंने उसको धरातल पर अच्छे तरीके से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, जिसका फायदा लोगों को मिला, लोगों ने उसका रिस्पॉन्स दिया। दूसरा स्ट्रेटेजी होती है। अब आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी, जैसे हर्षवर्धन भी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन बहुत बेहतर काम करता है। किन लोगों को कहां से लड़ाया जाना चाहिए, किन लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए, ये सारा संगठन जो है वो फैसला करता है और उसके हिसाब से चुनाव लड़ाए जाते हैं। और आप खुद भी देखिए, अगर आपने खुद कहा शिवराज सिंह चौहान को कहीं शुरू में ये कहा जा रहा था कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको साइडलाइन किया, पर क्या शिवराज सिंह चौहान पीछे हो गए? क्या वसुंधरा राजे राजस्थान में पीछे हो गई? उन्होंने बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ा है, वो आगे बढ़ के उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ा है। तो ये जो बीजेपी का संगठन है ये कांग्रेस या बाकी लोगों के संगठन से अलग है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक और फैक्टर, वो है सिंधिया फैक्टर। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने 15 जो है लोगों के लिए सीटें मांगी, 15 की 15 उनको दे दी। क्या वो जीत गए? उसमें से 8 लोग हार गए। तो क्या सिंधिया फैक्टर ज्यादा जरूर बड़ा था या फिर संगठन बीजेपी का जो है उसने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो ज्यादा मायने रखता है? तो संगठन यहाँ पे ज्यादा मायने रखता है। क्या हम कहेंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव जिता सकते हैं? लोकसभा में हाँ, वो चुनाव जिता सकते हैं, उनका काम दिखता है लोकसभा में। राज्यों में अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव जिता सकते हैं और संगठन का कोई मतलब नहीं होता, तो शायद तेलंगाना में भी वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए था। नरेंद्र मोदी तो सारे देश के नेता हैं और सब उनको पसंद करते हैं, तो तेलंगाना में जो है बीजेपी को वैसे ही जीत जाना चाहिए था, जैसे 2014 2019 में जो खड़ा हुआ जीत गया मोदी जी के नाम। तो ये मेरा ये कहना है कि अलग अलग राज्यों में, जैसे अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ट्राइबल एरियाज, जहां पे कांग्रेस जो है वो एक बड़ी फोर्स मानी जाती थी, वहां पर ट्राइबल एरिया में सरगुजा में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को मिली। दूसरी ट्राइबल एरियाज में जो है वो बहुत ज्यादा सीटें, बात कर सकते हैं कि कहीं सिर्फ 4-5 सीटें कांग्रेस को मिली होंगी, बाकी सब बीजेपी को चली गई। क्यों चली गई? वहां पे ट्राइबल एरियाज में जो आरएसएस का काम है वो काम करता है। देखिए वहां पर वनवासी कल्याण जो आश्रम है, वो जिस तरह का काम उनका है, जिस तरह से वो जो धर्मांतरण है उसके खिलाफ काम वहां पे करते हैं, वहां पर एक ट्राइबल एरियाज में संघर्ष दिखाई दे रहा था, एक कन्वर्जन के खिलाफ, और जो क्रिश्चियंस कन्वर्ट करके बनाए गए और उनके और ट्राइबल्स के बीच में, वो पूरी जो राज्य सरकार थी उससे खुश नहीं थे। जिस तरह का काम वहां पे राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी, राज्य सरकार ने जो स्कीमें चलाई वो भी शायद ट्राइबल एरियाज में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है काम किए। साथ ही केंद्र से वहां पे जिस तरह से नेताओं को लगाया गया, वहां पे भेजा गया काम करने के लिए, ट्राइबल एरियाज में भेजा गया और लगातार उन नेताओं ने काम किया, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जाकि छत्तीसगढ़ जीता गया। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ है। मैं ये भी कहूंगा कि सारी चीजें काम नहीं करती हैं। अगर आपने 7 लोगों को राजस्थान भेजा, आपने 7 मेंबर पार्लियामेंट और
जो आपके मंत्री हैं उनको भेजा, तो क्या सारे जीत गए? 3 हार गए वहां पर। अगर आपने मध्य प्रदेश में जो है 8 लोगों को, जिसमें से एक जनरल सेक्रेटरी थे, उनको चुनाव में उतारा, क्या वहां सारे जीत गए? 2 हार गए। तो ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेटेजीज काम कर जाती है, लेकिन अगर मेजरली आपकी स्ट्रेटेजी काम कर जाए तो फायदा होता है। अब इसका एक और एनालिसिस मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, आप उनके वोट शेयर देखिए, पिछले चुनावों से उनका कोई वोट शेयर कम नहीं हुआ, लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां थी सब साफ हो गई लगभग। वहां वो सारा वोट शेयर हुआ है, वो पूरा बीजेपी के पास आ गया। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो बीजेपी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, बीजेपी सोच के ये देखती है कि कहाँ बड़ा। राहुल जी, मेरे 2 उप प्रश्न है आपसे। एक, जैसे तेलंगाना का आपने जिक्र किया, साउथ में कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो अभी बीजेपी का किसी राज्य में बहुत बड़ा स्टेक है नहीं वहाँ पे, फिर भी तेलंगाना में उनकी 8-9 सीटें आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अपसर्ज वो कर रहे हैं तमिलनाडु में अन्नामलाई के जरिए, या तेलंगाना में कर रहे हैं, कर्नाटक में तो 26 सीटें उनके पास लोकसभा की, फिर भी उनका वहाँ पे, मैं इसलिए उनको एक ग्रेस दे सकता हूँ कि भाई उन पर ये आरोप लगाना कि साहब मोदी जी का चेहरा वहाँ क्यों नहीं चला। मोदी जी के चेहरे पे तो वहाँ वो 26 सीटें उधर और 4 सीटें तेलंगाना में और तमिलनाडु में अन्नामलाई जी ने दान को रखा है, वो उनकी पॉलिसी है। मैं आपको इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने तेलंगाना की बात की, वहां पर उन्होंने बकायदा 1 से 9 सीट पहुंच, और वोट परसेंटेज काफी बढ़ा लिया। हाँ, लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि आंध्रा में बीजेपी का संगठन कोई कमजोर संगठन, आप देखिए जाके ग्राउंड पे आंध्रा में कितना अच्छा संगठन बीजेपी ने बनाया। आप केरल में जाके देखिए, केरल में, सर जब हम मध्य प्रदेश की तुलना करते हैं ना कि मध्य प्रदेश में जीत गए, वहां क्यों नहीं जीते, इसलिए मैंने कहा वैसे तो संगठन उनका सब जगह है। देखिए ये तो बात ये है कि आधे % से अगर बीजेपी आधे % वोट शेयर में मध्य प्रदेश 2018 में हार जाती है, तो वोट शेयर और सीटें ये अलग अलग चीजें हैं। कौन कहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कितने % से, इन सारे राज्यों में 500, 600 वोट से बीजेपी हार गई थी पिछली बार। तो मेरा ये कहना है कि संगठन किस तरह से लोगों को आगे बढ़ाता है, उसके साथ खड़ा रहता है। मैंने मध्य प्रदेश के बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, मैंने ये देखा है कि एक जो कैंडिडेट खड़ा किया जाता है उसके साथ संघ का एक व्यक्ति जो है बकायदा उसके साथ दिया जाता है कि ये जो है आपको चीजों के बारे में बताएंगे, क्षेत्र के बारे में बताएंगे, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए ये बताएंगे। तो इस तरह का कोई भी जो संगठनात्मक चीज है वो कांग्रेस में दिखाई नहीं देती। कांग्रेस में लगभग ये होता है कि जो कैंडिडेट है वो खुद चुनाव लड़ रहा होता है। जी सर, कांग्रेस में आता हूं सर, मैं कांग्रेस को भी रोकूंगा यहाँ पे क्योंकि वो आएंगे फिर सब एक साथ कांग्रेस मिलेंगे। हर्षवर्धन, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे, संक्षेप में रखिए। संजय, सिर्फ एक जरूरी बात, देखिए ये सही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा चीजों को ऐड कर रहा है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा चमत्कार कर देगा बिना कुछ किए हुए, तो ये संभव नहीं है। संगठन उसकी बुनियाद बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में है और हर राज्य में है, लेकिन चमत्कार वाला नेता नहीं आया तो आंध्र प्रदेश में वो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, पुनर्मुष्को भव हो गया। तेलंगाना में 2018 के चुनाव में 6.5% मत और 2023 के चुनाव में 13% मत। ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कटिपल्ली वेंकट रमण रेड्डी, इन्होंने केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये जो बज़ है ये कमाल का है। और मैं फिर से कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका जो संगठन के साथ जो ये नए प्रयोग, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट देने वाले हैं, तेलंगाना में निश्चित तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे बांदी संजय कुमार, उनको हटाना शायद उतना ठीक नहीं रहा होगा, लेकिन अब हम उसको दूसरी तरह से देखते हैं तो अगर 8 विधानसभा सीटें जीत गए और 1-2 विधानसभा से वो 8 पर पहुंच गए तो उनके लिए वोट प्रतिशत दोगुना हो गया। और जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो फिर से नरेंद्र मोदी बढ़ेंगे, तो 6% से 20% हुए थे, तो अगर 13% पर खड़े हैं और 25% मत के ऊपर चले गए तो आप तेलंगाना में लोकसभा सीटों का इक्वेशन पूरी तरह से बदलता हुआ देखें। जी नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जैसे मैं ये बात एज ए जर्नलिस्ट कह सकता हूँ, एंकर के तौर पे नहीं कह रहा हूँ मैं। आप तमिलनाडु में देखिएगा, इंतजार करिए 2-4 साल, देखिएगा वहाँ क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत जाता हूँ चेन्नई, लगभग साल में 2 बार तो मैं चेन्नई जाता ही जाता हूँ, तो ग्राउंड पे क्या बदल रहा है ये भविष्य में आपको दिखेगा। बहरहाल उधर ज्यादा नहीं साउथ की पॉलिटिक्स। लेकिन आप छत्तीसगढ़ कितना जाते हैं, क्योंकि आपने मुझे एग्जिट पोल के बाद आपने मुझे फोन करके कहा था कि छत्तीसगढ़ में एकदम जबरदस्त तरीके से भाजपा जीतने वाली, क्योंकि हम लोग ये कह रहे थे भाजपा बढ़ तो रही है लेकिन शायद जीत ना पाए, सरकार भूपेश बना लेंगे,
तो ये सवाल, चूंकि आज आप कोई वो वाला है नहीं, मारामारी वाला है नहीं, तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने एग्जिट पोल के पहले भी आपसे कहा था एक चैनल में आपको सुन के कि भाई छत्तीसगढ़ में जो आप बोल रहे हो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेपी की। उसका कारण ये है कि मेरे बहुत मित्र, मेरी बहनों की वहाँ शादियाँ हुई, जगदलपुर, भिलाई, रायपुर, तो मैं बहुत डायरेक्ट फीडबैक मेरे पास वहाँ पे रहता है ग्राउंड का। तो इसलिए मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में चौंक जाएंगे आप, ज़मीन खिसक जाएगी आपको, समझ में नहीं आएगा कि वहाँ किस तरीके से ग्राउंड पे काम कर लिया है बीजेपी ने। तो वो हुआ था। खैर अभी आते हैं, मेरी तारीफ की ज़रूरत नहीं है आज। संजय जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप तीनों से समझूंगा मैं। एक, जैसे फ्रीबीज बहुत चले, लाडली बहना, चिरंजीवी, महतारी बंधन, ये सब एक इलेक्शन के दौरान खूब प्रचारित हुए। काउंटर ऑफर चले, सस्ता सिलेंडर, कौन कितना सस्ता दे सकता है। इन दो के बीच में दो बहुत बड़े इश्यूज हैं जो 24 में महत्वपूर्ण होंगे। एक, कास्ट सेंसस बहुत जोर शोर से राहुल गांधी ने प्रचारित किया कि जहां जीतेंगे वहां जाति जनगणना कराएंगे। दूसरा, ये जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट हैं, इसमें हिंदुत्व का कार्ड ओपनली, वैसे तो पता नहीं आप लोग बताइए खेला गया कि नहीं खेला गया, लेकिन क्या वो एक थ्रेट थी वहाँ पे, जिसको कहते हैं ना कि अब एक इकोसिस्टम बन गया, उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर बताइए क्या, वो तो मेरे को पता है कि उस पर आपका एक काम होना है। क्या ये चीज़ भी प्ले अप कर रही थी? क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि वो जो 8-9% की लीड मध्य प्रदेश में दिखी, वो किसी को दिख नहीं रही थी। ये क्यों नहीं दिख रही थी? आपने कहा हिंदुत्व का मुद्दा एक थ्रेड के जैसा काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा है कर रहा था, और फिर मैं कहूंगा ये सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ऐसे राज्यों में दिखाई पड़ता है जहां पर मुस्लिम आबादी होती है। तो एक नेगेटिव सेंस में नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री या बीजेपी के अन्य नेता उन बातों का जिक्र करते थे जिससे याद दिलाते, उन बातों का जिक्र किया जाता था उस बात को सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को याद दिलाने के लिए, उसकी एक तरह से आवाज गूंज आती रहे। जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पर राम मंदिर के उद्घाटन या राम मंदिर अब बन के तैयार है, राम मंदिर का मुद्दा कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र करते थे। और हमने अपने सर्वे में भी जब ये पूछा, हालांकि वैसे तो कई मुद्दों पर लोग कहते हैं हाँ हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जब हम लोगों से पूछते थे कि क्या आपको लगता है कि आपके लिए ये मुद्दा है, जैसे मैंने कहा इस पे एक राइडर लगाया, ऐसे अगर अलग अलग मुद्दों पे पूछें तो सब पे लोग कहते हैं हाँ जी ये भी मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये साफ था कि उसकी कहीं ना कहीं चहलकदमी थी लोगों के बीच में, और इसी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ नेगेटिव सेंस में नहीं, ऐसा नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। सिर्फ इन बातों का जिक्र किया जा रहा था कि जो काम सदियों से नहीं हुआ वो काम बीजेपी ने कर दिखाया, और अब ये मंदिर बनके तैयार हो रहा है जिसका भव्य उद्घाटन होगा 22 जनवरी को। तो ये बार बार इस बात की का जिक्र करने का असर कुछ न कुछ मतदाताओं के मन पर दिखाई पड़ता है, और तीनों राज्यों में, तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ असर है। तो संजय जी, क्या ये माना जाए कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप कहें, ओनरशिप बहुत अच्छा वर्ड नहीं होगा, लेकिन एक सेंस ऑफ इनेबिलिटी लोगों के अंदर ऑलरेडी है, और ये कंट्री वाइड लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक थ्रेड के रूप में काम कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल थ्रेड के रूप में काम कर रहा था, लेकिन थ्रेड के रूप में काम इसी के लिए कर रहा था क्योंकि इस बात का बार बार जिक्र किया जाता था। मान लीजिए अगले 3 महीने तक इस बात का जिक्र ना किया जाए, राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाए, और अगर उसकी उद्घाटन हो गया 5-10 दिनों के बाद इसका जिक्र ना करें बीजेपी के नेता, तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसका इतना इंपैक्ट होगा जितना इंपैक्ट बार बार जिक्र करने से होता है। बार बार उस बात को आप याद दिलाते हैं, और ऐसे देखिए अगर आप हिंदू मतदाताओं की भी बात करें तो दो तरह के, एक तो बहुत एग्रेसिव हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू स्वाभिमान ये वो तमाम, उनको तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वो बड़ा चंक नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के काम को देखते लगता है हाँ जी ये पार्टी अच्छी है, दूसरों की तुलना में अच्छी है, तो दूसरों की से तुलना में अच्छी है इस निष्कर्ष पर पहुंचने में वो छोटी छोटी चीजों का कंपैरिजन करते हैं अपने मन में। जी देखो पानी सड़क अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से अच्छा है, और ये बात जब याद दिलाया जाता है कि हाँ हाँ ये मुद्दा बड़े दिनों से चल रहा है, चलो ये भी हो गया, उसको लगता है कि शायद इससे कोई टेंजेबल उसको फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन उसको लगता है ऐसे वोटरों को कि इसमें कोई नुकसान, ये तो एक पॉजिटिव चीज ही है। तो ये एग्रेसिव हिंदुत्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो
उस सेंस में कहें कि एकदम मारने काटने पर उतारू है, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ चलो भले ही मैं जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है, ये तो एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज है। तो इसका ये एक थ्रेड सचमुच मुझे दिखाई पड़ता है तीनों राज्यों में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। आजकल सर देखो ना, हर आदमी के मोबाइल में 10-10 ग्रुप हैं, परिवार के अंदर ही झगड़े लगे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। आप देखिए ना फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चलता रहता है, 3 इधर 3 उधर, मतलब अब जैसा आप कहना याद दिलाने की जरूरत ही नहीं हो, दिन में 5 बार याद होता है उनको। आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन हर आदमी के मोबाइल में ये झगड़े चलते रहते हैं, घरों के अंदर ही झगड़े चलते हैं। कई बार तो होता है इतना झगड़ा होता है 2-3 दिन तक बात नहीं होती है, और ये सबका एक्सपीरियंस इंडिविजुअली है। दो बातें इन दोनों में फर्क है। आप मोबाइल पे अपने ऐसे दिन भर बैठ के देखते रहें, ये करते रहें, वो और किसी एक बड़े नेता जिस पर आपको भरोसा है, जिसके चेहरे पे भरोसा है, काम पर भरोसा है, उनकी बात पर भरोसा है, जब वो व्यक्ति इस बात को कहता है तो वो आपके जहन में ज्यादा उतरती है। आप यूं ही पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। नहीं सर, उनके वीडियो फॉरवर्ड किए जाते हैं सर आजकल तो, मतलब वो ये लो कॉपी पेस्ट, ये वीडियो सुनो, आपने मुझसे बहस की ना, ये देखो क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा कि उसका महत्व नहीं, लेकिन वो आपका अपना व्यू है। मेरा अपना मानना है कि वो तो ठीक है, उसका अपना एक, उसकी अपनी एक, लेकिन चुनाव के दौरान याद दिलाने का अपना एक, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव के कैंपेन में, रैलियों में इस बात का बार बार कहना, वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है। ओके हर्षवर्धन जी, एक बात हुई कि कास्ट सेंसस कराया जाएगा। कांग्रेस ने इसको एजेंडे के तौर पे लिया, बिहार से प्रेरित होते हुए, और हर चुनाव में उन्होंने इस बात को बहुत खुल के कहा, लेकिन ये कार्ड नहीं चला। क्यों नहीं चला ये? नीरज जी देखिए, जब जाति की राजनीति चलती थी तो एक विलेन हुआ करता था, और मैं बार बार कहता हूं कोई भी मुद्दा राजनीति में हीरो की वजह से नहीं चलता है, विलेन की वजह से चलता है। कोई शोषक होना चाहिए ना, कोई शोषक होगा जो मतलब जो हिंदी फिल्मों में सारे लोगों को सब गलत दिखाया जाता है, तो शोषक होना चाहिए। लेकिन अब बिहार की आ गई जातीय जनगणना, तो पता चला कि वहां की जो बड़ी डोमिनेंट कम्युनिटी बताई जाती है भूमिहार, उसका हाल तो बड़ा बुरा है। अब वो जो भूमिहार ब्राह्मण है उनके पास भी जमीन नहीं है, वो भी 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, 10,000 से कम में तो बहुत आ जा रहे हैं। तो जो विमर्श खड़ा करने की कोशिश की थी जाति वाला, वो हो गया है खत्म। ओबीसी को कोई और मतलब ये हम सब जानते हैं, मतलब मुझे नहीं ध्यान में है कि किसी के आसपास का कोई हो जो यादव कुर्मी को कोई ब्राह्मण वो जाके और उसको धमका दे और उससे ऊपर चढ़ जाए। समाज में सम्मान हो सकता है कि ब्राह्मण का होगा, वो अभी भी हो सकता है, वो तो वो अलग चीज है। तो ये जो कोशिश की है मंडल 2.0 फेल हो गया। इतने दिनों से आरक्षण चल रहा था इसलिए फेल हो गया। 30 साल से करीब करीब इन राज्यों में पिछड़ी जाति के नेता हैं इसलिए फेल हो गया। और एक मैं बड़ा रोचक बताऊं, जब इस तरह की चुनावी सरगर्मी बढ़ती है तो मैं लोकल अखबार पढ़ना खूब शुरू कर देता हूं। तो मैं उज्जैन से एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एक अखबार में, और वो सचमुच पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों का निचोड़ आप मान सकते हैं। मध्य प्रदेश के लिए मैंने सितंबर में 25 सितंबर की मेरी पोस्ट है कि मध्य प्रदेश गुजरात होने जा रहा है 2022 का, ये लिखा हुआ है। और आपके साथ भी चर्चा में ये मैंने कहा था कि एकदम जबरदस्त जीत होगी। जैन में मंदिर के पास वो संवाददाता पूछता है कि भाई तुम्हारी तो दुकान टूट गई थी, तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो गई थी, महाकाल का ये जो महाकाल लोक बना है इसमें सप्तऋषि की मूर्ति टूट गई थी, भ्रष्टाचार भी हो गया। तो जो जवाब आया वो सबको सुनना चाहिए, और इस हिस्से को आप लोग अपने दिमाग में बसा लीजिए कि कैसे जनता आजकल सोच रही है। कहे ये बताइए, उसने कहा कि भाजपा को वोट दोगे, इतना कुछ ये सब हुआ है। तो उसने कहा ये बताइए, पहली बात तो इतना शानदार शिवराज जी ने भाजपा ने कराया, इतना कुछ महाकाल लोक हो गया, दुनिया भर से और लोग आ रहे हैं, हमारी कमाई बढ़ गई। लेकिन मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ भी हुआ, तो किसी ब्राह्मण के यहाँ गाय पाली हुई है, 2 दिन ब्राह्मण गाय को चारा न देगा तो क्या गाय कसाई के यहां चली जाएगी? ये रिपोर्ट की लाइनें बहुत गंभीर निहितार्थ बताती हैं। आप जो थ्रेड की बात कर रहे हैं, ये वो थ्रेड है। कभी कह के हिंदुत्व नहीं आएगा, कभी कह के नहीं आएगा कि राम मंदिर के नाम पर वोट दीजिए। इस देश ने हिंदू आस्था के साथ जो मजाक देखा है, और पहली बार कोई एक पार्टी, कोई एक नेता उस तरह से किसको लेकर आगे बढ़ रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। परफेक्ट। राहुल जी, क्यों नहीं चला कास्ट सेंसस का कार्ड, या
कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें की, मतलब सारी चीज़ें काउंटर ऑफर चल रहे थे, बराबर के थे, फ्रीबीज में तो कोई पीछे नहीं था किसी से, लेकिन एक आध जैसे इनके पास हिंदुत्व वाली बात, सेंस ऑफ बिलीफ करा दिया आपने, या इधर इनमें तो जाति जनगणना करा के रहूँगा, राष्ट्रव्यापी होगी, हर राज्य में होगी, क्यों नहीं ये वर्क कर पाया? क्या इसलिए कि जब आप ये कहने जाते थे कि जाति जनगणना कराऊंगा मैं, तो कहते थे भाई हमारा सीएम और हमारा पीएम दोनों ओबीसी हैं, तो क्या करोगे आप? ऐसे कौन सी महान काम आप करने जा रहे हो? देखिए, एक तो बात यह है कि जातीय जनगणना जो है ना, उसको लोग जो है वो एक चुनावी या फिर एक राजनीतिक स्टंट मानने लगे। इसका कारण भी है कि भाई आपके ऐसा तो नहीं है कि राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं रही हैं, तो अगर इतना ही ये मुद्दा उनके लिए इम्पोर्टेंट था या उनके दिल को छू रहा था, तो वहां करवा लेते जातीय जनगणना, वहां देख लेते कि कौन सी जातियां कितने की हैं और उस हिसाब से कर देते, पर ऐसा तो नहीं किया। दूसरा, बीजेपी में ये चीज चिपकती भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से ओबीसी नेता हैं, अलग अलग जातियों के नेता हैं, और बीजेपी इस तरह की राजनीति करती भी नहीं है। और दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे, उससे भी ये में थोड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है। देखिए, जब एक हिंदुत्व के बारे में आ जाती है बात, या कि हिंदू उस पर बात आ जाती है, तो वोट जातियों से ऊपर होके हो जाता है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई ये जरूरत है कि वो अपने आप को या लोगों को ये याद दिलाए कि हिंदुत्व के लिए उसने क्या काम किया है। कोई अगर बीजेपी हिंदुत्व का नाम नहीं भी लेगी, तो कोई ये नहीं मानेगा कि वो हिंदुओं के लिए काम नहीं करती है, हिंदू समाज के लिए काम नहीं करती है, हमेशा से ये रहेगा। और जब ये बात आ जाती है कि हिंदू के नाम पर वोट इस देश में होता है, तो वो फिर जातियों से ऊपर हो जाता है और एक साथ वोट होता है। और ये कारण, देखिए, दूसरा ये भी है कि जिस तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने चलाई हैं, तो जब लोगों को जाति से ऊपर हटके या परे हटके उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, उस चीज का डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है, या आपको सिलेंडर इस तरह से मिलता है, या बाकी सब आपका घर बन रहा है, या आपको अनाज मिल रहा है, तो फिर जो ये जाति का कार्ड है, ये गॉन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये बीजेपी के लिए स्ट्रेंथ है, और विपक्ष को भी ये समझना होगा कि वो जाति का जो कार्ड चलाना चाहती है, शायद नए भारत में ये कार्ड, नए हिंदुस्तान में शायद ये कार्ड चल नहीं पाएगा। बढ़िया एनालिसिस था सर। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं, इसके बाद लौट के आएंगे तो हम लोग समझेंगे कि कांग्रेस के लिए क्या वर्क नहीं किया इन तीनों राज्यों में, कहाँ वो चूक गए, क्या फेल हो गया, क्योंकि सुनने में, देखने में, परसेप्शन में तो लग रहा था कि काफ़ी कांटे, लेकिन क्या गड़बड़ की उन्होंने, इससे बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। बड़ा जनादेश क्या है संदेश, ये 5 राज्यों के चुनाव को रीड करने की हम लोग कोशिश करें। संजय जी, आपके पास आते हैं। सर, कांग्रेस ने इन राज्यों में चुनाव बहुत ताकत से लड़ा, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत कोशिश की। हालांकि आखिरी दिनों में कमलनाथ जी थोड़ा ठंडे पड़ गए थे। 2 चीज़ें मैं कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे हैं, जो कि एक सवाल के तौर पे मैं रख रहा हूँ। एक तरफ राहुल गांधी, मैं जाति जनगणना करूँगा, ये है वो है, दूसरी तरफ कमलनाथ जी सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चल रहे थे, या प्रतीक के रूप में कहो तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन रखे थे। क्या गड़बड़ गया उनके लिए? जिस बात का जिक्र आपने शुरू में ही किया, मुझे लगता है कंप्लेसेंसी, और जैसे कि इसको कहते हैं भरपूर आत्मविश्वास, जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा। मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत स्पष्ट हूं मैं। मुझे लगता है कि काफी समय पहले से ही, आज से 6 महीने पहले से ही बीजेपी, कांग्रेस के नेता एक आंकड़ा लेके घूमते रहते थे। वो आंकड़ा था 150-160। आप जिससे भी बात कीजिए, जिससे भी बात करते थे, तो वो कहते थे भाई 150-160 सीटें तो हम जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इस आत्मविश्वास के कारण थोड़ा कैंपेन लैकलस्टर हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी, पुष्ट जानकारी नहीं है कि टिकट बंटवारे में भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई। तो टिकट बंटवारे में ऊंच नीच होना, और उसके बाद जिस तरह से कैंपेन होना चाहिए था, उतना उस तरह से कैंपेन नहीं करना है, एक एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि आत्मविश्वास से भरे थे कि जीत तो हमारी हो ही रही है, निश्चित है। और उनको लगता था कि 2018 के चुनाव में तो हम जीत ही गए थे, और उसके बाद 18 से लेकर करके अब तक पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ और एंटी इनकम्बेंसी हुई है, उनकी पॉपुलैरिटी और गिरी है। तो 2018 के चुनाव से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे।
उनका प्रदर्शन तो जैसा था वैसा रह गया, लेकिन बीजेपी ने उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश मुझे लगता है आत्मविश्वास, और दूसरा कुछ ना कुछ मुझे लगता है पार्टी के अंदर में भी अंतर्कलह, वहां अंतर्कलह का नुकसान मुझे होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, बीजेपी ने दूसरी ओर बहुत मेहनत किया और कांग्रेस को लग रहा था कि बीजेपी तो नदारद है, बीजेपी गायब है, तो इसका नुकसान भी वहां हुआ। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस ने कोई गड़बड़ी की, एक्सेप्ट अगर कांग्रेस एकजुट होती, क्योंकि राजस्थान की जीत हार में अंतर कितना है, वोट के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2%, 2.25% का अंतर है। और वो 2-2.25% में अगर 1-1.5% कांग्रेस बीजेपी से हट निकल के वो कांग्रेस के खेमे में आता, बाइपोलर कंटेस्ट है, अगर 1.5% वोट बीजेपी से खिसक के कांग्रेस की तरफ आ गया होता तो काफी कुछ नतीजे अलग हो सकते थे। तो कांग्रेस ने कोई वहां अगर कहें गलती क्या की तो एकजुटता नहीं दिखाई, और कुछ स्कीम्स जो है वो थोड़े पहले लाने चाहिए थी। लेकिन मुझे लग रहा है एकजुटता का जो अभाव था, खुलेआम, मतलब आप गली गली में, सड़क हर जगह पे इस बात की चर्चा थी कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो टकराव है, तो इसका एक परसेप्शन बनता है, एक परसेप्शन ऐसा बनने लगा राजस्थान में, अरे ये जीत भी जाएंगे तो ये एकजुट तो है नहीं, करेंगे क्या, तो इसका नुकसान हुआ, परसेप्शन जो ये बना। छत्तीसगढ़ तो एकदम उल्टा कर दिया लोगों ने। नहीं, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल उल्टा कर दिया, और सचमुच ये कहें कि हमारे तो समझ के परे है कि हुआ क्या। दूर से ये देख के लगता है, आंकड़े भी हमें नहीं बताते, क्योंकि आंकड़े भी हमारे यही कह रहे थे कि कांग्रेस को बढ़त है, तो आंकड़े भी हमें इस बातचीत को समझने के लिए सहायता नहीं कर रहे कि आखिर वहां हुआ क्या। लेकिन दूर से मुझे लगता है कि शायद पार्टी की अंदरूनी कलह रही होगी, और बीजेपी ने जितनी मेहनत की उसका शायद कांग्रेस को अंदाज ही नहीं था, और कांग्रेस स्लैक कर रही थी, और जो कहें कि धीमी पड़ गई, और आत्मविश्वास था, चुनाव तो जीत ही रहे, छत्तीसगढ़ में कोई टक्कर ही नहीं है, इन सब चीजों का नुकसान हुआ। जैसे कहते हैं ना कि एक मजबूत स्टूडेंट भी है, लेकिन अगर उसको इस बात का हो जाए और भरोसा हो जाए कि वही तो टॉप वही करने वाला है, क्योंकि 3 साल से वही टॉप कर रहा है, उसे कोई वो कभी भी नीचे आ ही नहीं सकता है, दूसरे ने मेहनत की, वो आगे निकल गया और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। अति आत्मविश्वास और खुशफहमी। संजय जी, एक बहुत छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत सामाजिक चुनावों पे काम करते हैं। एक मेरे मन में सवाल हमेशा ये आता है कि क्या अभी भी चुनाव लड़ने जब पार्टियां जाती हैं तो वो अंधेरे में तीर चलाने वाली स्ट्रेटजी पे काम करती हैं? उनको अब तक ये, मतलब 50-70 सालों का चुनाव इतिहास हो चुका, अभी भी समझ में नहीं आता है गुरु क्या चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार है, ये नेता ऐसा वैसा, ये सब अंधेरे में तीर वाली बातें हैं। क्या अभी भी ये पकड़ पाना एज ए सोशल साइंटिस्ट बहुत मुश्किल है कि गुरु इस राज्य में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पकड़ पाना मुश्किल है। ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से कहूं और अपने आप को सोशल साइंटिस्ट मान लूं और मान लिया है सर आप, और सर्वेक्षण किया, तो अब छत्तीसगढ़ में हमारी चूक हुई। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं सर, संजय सर, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये जो चुनाव लड़ते हैं भाई लोग, उनके लिए है कि वो अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं, स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं जी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर जो खुले दिमाग से चुनाव को देखते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि चुनाव किस ओर जा रहा है, लेकिन खुले दिमाग से देखने वाले या खुले आंखों से देखने वाले बहुत कम है, क्योंकि वो आप साइकोफैंट्स के साथ घिरे होते हैं, और हर व्यक्ति आपको यही कहता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अगर उसे ये भी लगता है कि चुनाव मजबूत नहीं है, चुनाव जीतने की स्थिति नहीं है, वो खुल के कह नहीं पाता अपने नेता को कि चुनाव हार रहे हैं। उसे लगता है कि अगर बाद में जीत गए तो हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, और ये बात अगर हमने कहना शुरू कर दिया हार रहे हैं और हार हो गई तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि नेताओं को पता नहीं चलता। अगर आप खुले आंखों से, खुले कान से, अगर आप पता तो चलता है सर, मेरे ख्याल में पता तो चलता है। हर्षवर्धन जी, क्या गड़बड़ हो गई भाई? कांग्रेस ने भी बड़े फ्रीबीज के ऑफर दिए, तो चलो उसको मैं दोनों को न्यूट्रल कर देता हूँ, इधर से भी थे उधर से भी थे। फेस भी उन्होंने दे रखा था कि कमलनाथ जी बनेंगे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी, मतलब तीनों राज्यों में एकदम स्पष्ट था कि कौन सीएम बनेगा, क्या योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ प्लान करके बराबर किया, लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं किया। क्या ये इसलिए कि जो बहुत सारे इश्यूज थे उसमें एक सेंध लगाई बीजेपी ने? ये मैं आपको इनपुट क्वेश्चन है मेरा, ये
कि बीजेपी ने महिलाओं को 50% आबादी को वू कर लिया और एग्जीक्यूशन के थ्रू, हवाबाजी में नहीं। इसलिए वो कोई चीज़ें चली नहीं, ओपीएस भी नहीं चला, कार्ड भी नहीं चला कि जाति जनगणना वगणना का कुछ नहीं चला। नीरज जी, इसके लिए पहले 2018 की तरफ चलना पड़ेगा। 2018 में 3 बड़े नेता थे। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कमलनाथ जो संजय गांधी ब्रिगेड के सदस्य रहे, मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कोई लेना देना कभी रहा नहीं बहुत, अपने राज्य अपने इलाके में छिंदवाड़ा में वो अजय रहते हैं। और तीसरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नौजवान थे, जिनको लग रहा था कि अब भविष्य हमारा है। दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा की, नर्मदा यात्रा की सपत्नीक, और कहा जाता है कि 70 से 80 विधानसभा क्षेत्रों में उस नर्मदा यात्रा का भी प्रभाव पड़ा। पूरी ताकत से लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी ताकत से लड़े और आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 18 सीट ही जिता पाए कुल सीटों में से, जो करीब 32-34 सीटें हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने 22-23 से ज्यादा सीटें जिता दी। अब इस चुनाव में आप जरा देखिए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना। नौजवान ऊर्जावान नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ रहा ही नहीं। पूरे चुनाव में कोई अभियान, कोई ऐसी चीज दिखी नहीं। केंद्रीय नेतृत्व तो प्रियंका जी जबलपुर में गई, नर्मदा आरती की, उसके बाद गायब हो गई। एक झूठा, जिसको कहते हैं ना कि मामा जी के ऊपर चिपकाने की कोशिश की कि वही कर्नाटक वाला, वो हमको लगता है कि कैंपेन मैनेजर ने सिखाया होगा, 40% कमीशन, झूठी चिट्ठी। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देखिए, लाडली बहना निश्चित तौर पर असर डाली, लेकिन आप महिलाओं की जब वोटिंग देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी को देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने उसमें वैल्यू एडिशन किया है। नरेंद्र मोदी की जो सारी योजनाएं हैं 2014 के बाद, वो महिला केंद्रित हैं। उन योजनाओं के जरिए नरेंद्र मोदी महिलाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं और शिवराज सिंह चौहान उसमें वैल्यू एडिशन कर गए। इसलिए आपको महिलाओं की कतारें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वोट करती दिखी। ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था उनका। इसलिए मैंने कहा ना कि जातीय वाती सब इसलिए नहीं चली क्योंकि उन्होंने आधी 50% कास्ट को उन्होंने पकड़ लिया और उधर उन्होंने एक्सिक्यूट किया। एक ये जो भी मैंने संजय जी से सवाल पूछा था, ये सवाल आपसे भी, तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी में काम किया। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। और उन्होंने वो पकड़ लिया था कि बीआरएस को कैसे निपटाना है। आराम से उन्होंने उसको हराया, कोई शोर शराबा नहीं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पकड़ लिया था कि कांग्रेस को कैसे निपटाना है, कोई शोर शराबा नहीं, निपटा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है चुनाव जीतना जितना लोग बना देते हैं। अब ये राजनेता क्यों करते हैं ऐसा, ये मुझे समझ नहीं आता। छत्तीसगढ़ की स्ट्रेटजी ओपन थी एकदम कि कैसे हराना बघेल साहब को, और इधर तेलंगाना में कैसे बीआरएस साहब को हराना है। फिर क्यों ये इतना आसान चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं राजनेता लोग? पकड़ नहीं पाते या उनको लगता है कि एक फर्जी नैरेटिव चलाया जाए, उसका क्या लाभ होता है? हार जाते हैं आप चुनाव। देखिए, एक तो ये है कि सब तरफ तो नेता होते हैं ना, तो कोई तो एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। रणनीति सब अपनी अपनी चलाते हैं, समझदारी सबकी होती है। लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में केसीआर का किला ढहाने की जो सबसे मजबूत वाला हथौड़ा जो मारना शुरू किया था ना, वो मारा था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कहते हैं ना, पहले हथौड़े से टूटता नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी विड्रॉ कर गई तो कांग्रेस ने आके धड़ाधड़ हथौड़े मारे और केसीआर का किला ढह गया। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस जीत गई। सोचिए आप जरा, जो नरेंद्र मोदी का पक्का वाला प्रिय वाला इशू है, पूरे देश में चलता है, तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की उसको कांग्रेस ने लपक लिया। भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ उसकी, जिसको मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी और टीआरएस से आए लोगों का जो समीकरण संतुलन मैं किसने लपका, क्वेश्चन ये नहीं है। आपने पकड़ा सही, आपने पकड़ा सही, उसके आगे का है। नहीं, जो राहुल गांधी इस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं सिर्फ, और देश के मुसलमानों को अब लग रहा है, आप इस बात को समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है। भाई साहब, ये अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसीलिए रोज सुबह शाम वो पानी पी कांग्रेस को गरिया रहे। और मैंने 10 बार ये सवाल आप लोगों से पूछा भी है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुद्दा जो किसने लपका वो इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि, लेकिन इशू समझ लिया था, कांग्रेस ने भी समझ लिया था कि बीआरएस का जो वीक पॉइंट ये है, इसी पे हैमर करेंगे हम चुनाव जीत जाएंगे। वो किया। राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, क्या गड़बड़ गया कांग्रेस के लिए? चलिए, मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कहा कि क्या नेताओं को पता नहीं चलता कि वो हार रहे हैं जीत रहे हैं।
तो इस चुनाव से जस्ट पहले मैं एक नेता के साथ था, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि चुनाव लड़वाते हैं एक्चुअली, वो सब कुछ तय करते हैं, उनके साथ था। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि होता ये है कि हमारे यहाँ पर जो हमें फीडबैक मिलता है या तो कार्यकर्ताओं को मिलता है या हमारे अपने नेताओं का मिलता है, और शायद ये फीडबैक उतना सही नहीं होता जो कि इंडिपेंडेंटली मिलना चाहिए। ये उनकी ओपिनियन थी। अब इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप चलिए दो और करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो वोट शेयर है उसमें कितना फर्क है, पॉइंट समथिंग का फर्क है पिछली बार से, अगर 0.67 या 87 ऐसे कुछ फर्क है, ज्यादा कोई उनका वोट शेयर कम नहीं हुआ है। तो वोट शेयर, अगर बीजेपी का वोट शेयर 46% चला गया तो 33% से, तो कैसे हो गया? तो यानी जो बाकी पार्टियां थी, जैसे अजीत जोगी की जो पार्टी वहां पे है, अजीत जोगी तो है नहीं, अब उनके बेटे चलाते हैं, तो वो उसका वोट शेयर, उसका हालत देखिए, वहां पे कुछ नहीं मिला उसे, तो वो वोट शेयर पूरा का पूरा आया। दूसरा, बाकी पार्टियों का वोट शेयर बीजेपी के साथ मिल गया, जो वहां पर बढ़ा, वहां पर जो मतदान बढ़ा वो भी बीजेपी के पास आया। तो इस तरह से वो वोट शेयर बढ़ा है। दूसरा, अब मैं इसका एक और बात करता हूं कि कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, वो आजकल मुझे जो दिखाई देता है वो लड़ रही है कि दूसरी पार्टी जब चुनाव हार जाए या उसके खिलाफ जो गुस्सा है उसका फायदा कांग्रेस को पहुंच जाए। वो अपने आप खुद नहीं लड़ती है। अब तेलंगाना में बीआरएस के खिलाफ जो गुस्सा था उसके कारण कांग्रेस मुझे जीतती लग रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन वहां कोई काम कर दिया है। तो कांग्रेस इस तरह का चुनाव लड़ रही है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है कि कोशिश जो करती है, जो उसकी कोशिशें होती है, जो केंद्र का की स्कीम्स हैं जो फायदा पहुंचाती है उनको, उस तरह से, और संगठन जिस तरह से लोगों के पास जाता है उस तरह का चुनाव बीजेपी लड़ रही है कोशिश करके। कांग्रेस तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी हार रही है, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है तो वो जीत जाएंगे, बीआरएस के खिलाफ गुस्सा है तो वो जीत जाएंगे जी। तो ये जो है, अब ये अजीब सी स्ट्रैटेजी जो है मुझे कांग्रेस की दिखाई देती है, जो शायद काम नहीं करेगी। ये बड़ी मज़ेदार बात आपने की। हमारे एक बहुत जिगरी मित्र, हमारे कलीग भी रह चुके, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कई पार्टियां ये सोचती हैं कि सत्ता अपने आप आती है, अपने आप जाती है, लोग बोर हो जाएंगे तो हमको जिता ही देंगे क्यों मेहनत करें इतना, देख लेते हैं भाई 2-3 टर्म में जब आदमी थक जाएगा, बोर हो जाएगा तो हमें जिता देगा। लेकिन उसी बोरियत में अगर सामने वाले ने थोड़ी मेहनत कर ली, जैसे मध्य प्रदेश में की, तो वो बोरियत भी आपके लिए बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। तो आलस की पॉलिटिक्स, लेजी पॉलिटिक्स के दिन चले गए हैं। और ये मेरी निजी राय है एज एन एनालिस्ट कि मुद्दे पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है। 75-70 साल से हम लोग देख रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इस राज्य में चुनाव जीतने के लिए आपको क्या सही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अब आप कर पाएँ ना कर पाएँ, ये आपकी काबिलियत दिखती है, लेकिन हमको लगता है ये आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम लोगों ने इस पर बात नहीं की कि इसका रिपरकशन आगे 2024 में किया जाएगा, उसके लिए एक और अलग से शो करना पड़ेगा। आज तो हम लोग खाली यही समझ रहे थे कि इन 2 राज्यों में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।